मराठों के उद्भव का दूसरा चरण। मराठों के उद्भव के दूसरे चरण को समझने के लिए यहाँ से मेरा तात्पर्य है छत्रपति साहूजी महाराज, यानी इनके दूसरे चरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले मराठों की जो छत्रपति शिवाजी के बाद जो व्यवस्थाएं आई थी, उन व्यवस्थाओं में क्या संचालन था, वो व्यवस्थाएं मराठों की क्या चल रही थी, या मराठों को कौन संगठित किए हुए था, या इस पूरे संगठन का संचालन कौन कर रहा था, और संचालन की इन परिस्थितियों में मुगलों की क्या स्थिति थी, इसे समझना पड़ेगा। देखो, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है ना, औरंगजेब पूरे जीवन पर्यंत दक्षिण भारत में और मराठवाड़ा क्षेत्र में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन उसकी कुछ सामरिक भूलों के कारण मराठवाड़े में औरंगजेब का वर्चस्व पूरी तरह से काबिज नहीं हो पाया था। उसका वर्चस्व जब काबिज नहीं हो पाया तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या देखते हैं, ऐसी परिस्थितियों में देखते हैं कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जो छत्रपति का पद धारण किया था वो संभाजी ने किया था। संभाजी छत्रपति बने थे और संभाजी की टकराहट औरंगजेब से लगातार होती रही। फिर किसी तरह से धोखे से जो है ना संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया कवि कलश के साथ, और औरंगजेब ने जो है ना संभाजी को मौत के घाट उतार दिया, कवि कलश को भी मौत के घाट उतार दिया। और इस बात में थोड़ा सा औरंगजेब की एक बहुत बड़ी सामरिक भूल मानी जाती है, क्योंकि जो अमीरात था मुगलों के अमीर वर्ग ने जो है ना इस ओर संदेश दिया था कि यदि आप संभाजी को मजबूर कर देते हैं फिर से मनसबदार बनाने के लिए, और मराठवाड़े का जो क्षेत्र है वो उनको सौंप देते हैं गवर्निंग पावर में, यानी वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थापक के रूप में अगर उनको क्षेत्र सौंप देते हैं तो मराठवाड़े के क्षेत्र में काफ़ी हद तक शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है, और औरंगजेब का सपना जो है ना काफ़ी हद तक पूरा हो सकता था, क्योंकि संभाजी बहुत तेज तर्रार व्यक्ति थे और वो मराठवाड़े को संगठित करके आसानी से उसको गवर्न कर सकते थे। लेकिन ये औरंगजेब ने उनका जब हत्या करवा दी तो पूरा मराठवाड़ा जलने लगा था। उसी समय औरंगजेब ने जो है ना संभाजी के पुत्र साहू जी को, संभाजी की पत्नी को और उनके अन्य रिश्तेदारों को जो है ना आगरा में कैद करवा दिया। जब देखते हैं कि आगरा में जब इन्हें कैद करवा दिया गया तो ऐसी परिस्थितियों में फिर अगला चरण क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक मुगल सत्ता में एक नवीन व्यवस्था काबिज होती है। देखो, औरंगजेब के अंतिम चरण में ही मुगलों का साम्राज्य चरमराने लगा था, मुगलों का साम्राज्य का अस्तित्व टूटने लगा था, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो एकदम ये ढांचा गिर गया। और जैसे ये ढांचा गिरा, शक्तिहीन होने लगा, तो यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर साहब प्रथम के नाम से जो है ना मुअज्जम गद्दी पर बैठा। जब बहादुर साहब प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा तो यहाँ पर 1707 में ये गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो साहू जी के जो रिश्तेदार और साहू जी जो बंद थे, तो यहाँ पे जो बहादुर साहब प्रथम था, बहादुर साहब प्रथम ने मेल मिलाप की नीति को अपनाया। वह नहीं चाहता था दक्षिण के इस विवाद में उलझना, क्योंकि वो जानता था, वो जब औरंगजेब का पीरियड देख चुका था, वो भी उसी राजघराने से था, वो भी युवराज था, उसका पीरियड देख चुका था कि दक्षिण का जो मामला था वो दक्षिण का मामला बहुत ही पेचीदा हो गया था, और दक्षिण में जो है ना शांति व्यवस्था स्थापित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 2-3 शक्तियाँ टकरा रही थी। एक शक्ति तो सल्तनत कालीन शक्ति टकरा रही थी। सल्तनत कालीन शक्तियों में हम देख रहे थे कि जो तुर्की व्यवस्था वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड थी, एक तो वो मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रही थी, दूसरी मराठवाड़े की शक्ति जो है ना वहाँ पर टकरा रही थी। मराठवाड़ा भी जो है ना वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जो है ना जो वर्चस्वशाली एक वर्ग था जो सीधे सीधे टक्कर ले रहा था। तीसरा जो है ना बीजापुर का जो राज्य है, बीजापुर का राज्य भी वहाँ पर वर्चस्व दिखा रहा था। इस हिसाब से उसे लगता था कि दक्षिण में अगर हमें कुछ प्रशासनिक व्यवस्था या शांति व्यवस्था को स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं उसे मराठों का सहयोग लेना पड़ेगा। इसीलिए जो है ना कुछ अमीरात ने, यानी उसके कुछ अमीरों ने जो है ना
उसे सलाह दी कि यदि साहू जी को आप छोड़ देते हैं तो मराठों का अब तक जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी संभाजी की मृत्यु के बाद जो नेतृत्व किया जा रहा था वो राजा राम के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। और जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी ताराबाई ने मराठवाड़े का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। और ताराबाई जो है अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को जो है ना छत्रपति घोषित करके और वो सत्ता को चला रही थी। यहाँ पर जो है ना संभाजी का पुत्र जो है साहू जी वो अभी कैद खाने में बंद थे और वहाँ का मराठवाड़े का एक बड़ा वर्ग, मतलब मराठवाड़े का एक बड़ा या बड़ा कम्युनिटी जो है ना वो साहू जी को छत्रपति के रूप में देखना चाहता था। इसी बात का जो है ना फायदा उठाना चाहते थे ये जो मुगल सत्ता है। मुगल सत्ता ने क्या किया कि बहादुर शाह प्रथम ने जो है ना साहू जी को 1707 में रिलीज कर दिया। साहू जी 1707 में रिलीज़ हुए। उनके रिलीज़ होने का जो उद्देश्य था, मुगलों का जो है ना छोड़ने का उद्देश्य था, उनका उद्देश्य ये था कि अभी जो दक्षिण भारत में मराठवाड़े की सत्ता यानी मराठों की सत्ता जो संभाले हुए ताराबाई संभाले हुए है, यदि हम साहू जी को रिलीज़ कर देते हैं तो साहू जी और ताराबाई में टकराहट हो जाएगी, तो मराठा दो भागों में बंट जाएंगे। जैसे ही मराठा दो भागों में बटेंगे तो उनकी शक्ति क्षीण पड़ जाएगी और शक्ति क्षीण पड़ने के कारण जो है यहाँ पर मुगल जो है ना किसी एक व्यक्ति को संरक्षण देके और वहाँ पे शांति व्यवस्था को काबिज कर सकते थे या शांति व्यवस्था को कायम कर सकते थे। यहाँ पर हम यही देखते हैं, यही उनका उद्देश्य रहा छोड़ने का। जैसे ही 1707 में साहू जी को छोड़ा गया तो साहू जी दक्षिण भारत में गए और मराठवाड़े में जैसे ही प्रवेश किए तो वही स्थिति जो उन्होंने सोच के रखी थी, जिस उद्देश्य को सोच के रखा था, वही उद्देश्य इनके सामने आया। और इनकी जो है ना जैसे ही यहाँ से पहुँचते हैं तो एक ब्राह्मण थे बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी को सेवा दी, यानी साहू जी को बालाजी विश्वनाथ की सेवा प्राप्त हुई और फिर बालाजी विश्वनाथ साहू जी के साथ हो गए और साहू जी की उस शक्ति को बढ़ाने लगे। बालाजी विश्वनाथ एक तीक्ष्ण बुद्धि का एक अच्छा डिप्लोमेट था और अच्छा योद्धा भी था। उसने साहू जी की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ताराबाई का जो सेनापति था यानी सैन्य प्रमुख था जिसका नाम था धन्नाजी जादव को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की। धन्नाजी जादव को उन्होंने जो है ना लालच दिया कि अगर तुम साहू जी के साथ आ जाते हो और साहू जी को अगर सत्ता प्राप्त होती है और छत्रपति की सत्ता अगर साहू जी को मिलती है तो आपको पेशवा का पद जो है ना भेंट किया जाएगा, अर्थात आपको पेशवा बनाया जाएगा। और इस समय तक आते आते छत्रपति की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और पेशवा जो है ना काफ़ी शक्तिशाली दिखाई दे रहा था और पेशवा का प्रधान पद भी हो गया था। यानी छत्रपति शिवाजी की तरह पेशवाओं की यहाँ सचिव की तरह स्थिति नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जो है ना पेशवाओं की स्थिति जो है ना मजबूत स्थिति थी। वो छत्रपति यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर दिखता है, यानी संपूर्ण रेवेन्यू राइट्स और संपूर्ण जो है ना आर्मी राइट्स जो अंतर्निहित थे वो पेशवा के अंतर्गत थे और साहू जी जो केवल छत्रपति थे वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि नाम मात्र के छत्रपति थे, लेकिन हाँ ये जरूर था कि उनका उतना वर्चस्व नहीं था छत्रपति के रूप में जितना शिवाजी का वर्चस्व था। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि जो धन्नाजी जादव को अपनी ओर मिला लिया, यानी साहू जी की ओर मिला लिया, तो ताराबाई कमज़ोर पड़ गई और 1707 में खैर की लड़ाई हुई। ये खैर की लड़ाई साहू जी और आपके क्या नाम ताराबाई के विरुद्ध हुई थी, जिसमें ताराबाई पराजित हो गई और भाग गई और यहाँ पर जो है ना वर्चस्व कायम हो गया छत्रपति साहू जी महाराज का। जब छत्रपति साहू जी महाराज का वर्चस्व कायम हो गया तो बालाजी विश्वनाथ, मैंने कहा था काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति था और ये अच्छा डिप्लोमेट था, उसे धन्ना जी पर पूरा भरोसा नहीं था। धन्ना जी पर पूरा भरोसा इसलिए नहीं था, उसे लग रहा था कि कभी एक ना एक दिन अगर धन्ना जी ने अपना पाला बदल दिया और फिर से अगर ताराबाई के पास पहुंच गया तो साहू जी की अचानक सत्ता बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर साहू जी का संभलना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए उसने 1711 में एक नया पद का सृजन किया, सेना करते का पद। सेना करते के पद जो है ना वो सैन्य प्रधान होता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालाजी विश्वनाथ को जो संदेह था धन्नाजी जादव पर कि धन्नाजी जादव पेशवा के पद पर बैठने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि पाला बदल कर जो है ना वो ताराबाई के साथ पहुंच जाएं, तो यदि ऐसा होता है तो छत्रपति साहू जी महाराज को काफ़ी नुकसान होता
सैन्य तंत्र के रूप में भी और आर्थिक रूप में भी, और एक उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती। यहाँ पर हमने ये देखा कि इसी कारण से 1711 में बालाजी विश्वनाथ के द्वारा एक सेना करते नामक एक पद का सृजन किया गया, जो सैन्य प्रमुख होता था, जिसका अर्थ यह हुआ कि पेशवा से सैन्य शक्तियां लेकर एक अन्य व्यक्ति को दे दी गई, जो सेना करते के पद पर बैठेगा, और सैन्य शक्तियां इसके पास आ गई और पेशवा के पास केवल रेवेन्यू राइट्स रहे। इस बात से दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये क्लियर हो गया कि जो प्रॉमिस किया गया था धन्नाजी जादव के साथ कि आपको जो है ना पेशवा का पद ऑफर किया जाएगा, तो उन्हें पेशवा का पद उनका बना रहा, और वहीं दूसरी ओर जो है ना उनसे सैन्य शक्तियां लेके सैन्य कमांडिंग ऑफिसर जो है ना बालाजी विश्वनाथ बन गए। तो यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। धन्नाजी जादव अपने जीवन काल में तो इन्होंने पाला नहीं बदला, लेकिन इनका जो पुत्र आया चंद्रसेन जो है ना, वो जब धन्नाजी जादव के स्थान पर जब पेशवा के पद पर बैठा, यह पेशवाई अभी वो पेशवाई है नहीं है जो हम वास्तविक रूप से पेशवाओं की शक्ति को पढ़ते हैं। अभी तो छत्रपति साहू जी का वर्चस्व है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि चंद्रसेन जो पुत्र था धन्नाजी जादव का, वो चंद्रसेन ने पाला बदल लिया और वो ताराबाई के साथ मिल गया। ताराबाई के साथ मिलने पर जो है ना साहू जी महाराज को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सैन्य कमांडर जो है ना बालाजी विश्वनाथ थे। यहाँ पर हम देखते हैं सैन्य कमांडर जो बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ को अब क्या करना था, बालाजी विश्वनाथ को अब पेशवा के पद पर बैठकर वास्तविक रूप से इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे मराठवाड़े की व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। कैसे व्यवस्थित करते हैं? व्यवस्थित करने के लिए इन्हें अपने प्रशासनिक तंत्र को एक बार फिर से मजबूत बनाना था। क्यों? क्योंकि चंद्रसेन तो चले गए हैं। चंद्रसेन जब चले गए तो चंद्रसेन के जाने से काफ़ी नुकसान हुआ, एक बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन साहू जी से जो है ना व्यवस्थित तरीके से जो उनके पेशवाई पद थे, जो अधिकारी थे और जो सरदेश देशमुख थे, उन देशमुखों को व्यवस्थित तरीके से देखना चाहते थे। इनको देखने के क्रम में हम देखते हैं कि उनके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। छत्रपति के बाद अभी नए साम्राज्य को, एक तरह से मराठा साम्राज्य को वास्तविक रूप से संगठित करना था। जो देशमुख स्वतंत्र व्यवहार अपनाने लगे थे उनको नियंत्रण में रखना था। इसके साथ ही जिन क्षेत्रकों पर जो स्वराज उनका था, अपने स्वराज पे जो है नियंत्रण काबिज करना था, जो शिवाजी का स्वराज था। इसके साथ आसपास की जो अन्य रजवाड़े थे, यानी अन्य जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, राजा थे, उन पर जो है ना अटैक करके नियंत्रण कायम करना था। तो बहुत सारी समस्याएं। देखो, पहली समस्या क्या है? मुगल गवर्नर और साहू जी, इन दोनों की समस्याएं हैं। मुगल गवर्नर साहू जी को चुनौती दे रहे हैं। मुगल गवर्नरों का मानना है कि साहू जी केवल एक यहाँ पर स्वतंत्र राजा के रूप में नहीं, बल्कि केवल यहाँ पर एक गवर्नर के रूप में हैं, और वो भी एक क्षेत्रीय गवर्नर के रूप में है। उनका ये मानना था, और उनका मानना था कि साहू जी जिस सत्ता पर काबिज हैं या शासन कर रहे हैं, वो सत्ता मुगलों के अधीन आती है। तो एक तो इस चुनौती से निपटना था। दूसरा था कि कुछ देशमुख थे जो साहू जी को चुनौती दे रहे थे, क्योंकि वो ताराबाई के साथ थे, और कुछ देशमुख ऐसे भी थे जो न ताराबाई के साथ थे न साहू जी के साथ थे, और अपने आप में स्वतंत्र व्यवहार कर रहे थे। तो ऐसे देशमुखों को भी पराजित करके उन्हें अपने अधीन लाना था। ताराबाई जो है ना, वो भी अभी साहू की सत्ता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं की थी। खैर की लड़ाई में पराजित हो गई, और वो यहाँ से जो है ना वो सतारा चली गई, और मतलब यहाँ से जो है ना रिप्लेस हो गई, और रिप्लेस होने के बाद जो है ना वो अभी इनकी सत्ता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं की थी। तो इस समस्या से भी निपटना था, क्योंकि जब तक ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को जब तक वो छत्रपति मानती रहेंगी, तब तक छत्रपति के पद के लिए दो दावेदार बने रहेंगे। तब तक
यानी जब तक वो साहू की सत्ता को स्वीकार न कर लें, जब तक जो है ना इनकी चुनौती कायम रहेगी और साहू जी के लिए राजनीतिक समस्याएं जो है ना चलती रहेंगी। यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा के पद पर बैठे और ये वास्तविक रूप से अब बालाजी विश्वनाथ अपने हाथों में शक्ति लिए और अपने हाथों में शक्ति लेके, और बालाजी विश्वनाथ पर साहू जी को बहुत भरोसा था। उनकी जो विजय बिहान थे, उनकी कूटनीति थी, उनका जो वर्चस्व था, इन सब चीज़ों पे साहू को कुछ ज़्यादा ही भरोसा था और वो उसके योग्य भी थे। वास्तव में वो उसके योग्य थे और उनका बेटा तो कहीं और ज़्यादा योग्य निकला। तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ जो है ना 1713 से लेकर 20 तक पेशवा के पद पर रहे। 1713 से लेकर जो 20 तक पेशवा के पद पर रहे, ये इस समय तक जो है ना 13 में बैठने के बाद उन्होंने अंधाधुंध विस्तार किया राज्य का, साहू जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और डिप्लोमेट और उनकी जो कूटनीतिक व्यवस्था है, कूटनीति के द्वारा, उन्होंने राजनीति के द्वारा, उन्होंने सैन्य शक्ति के द्वारा, उन्होंने उन सभी देशमुखों का, उन सभी क्षेत्रीय शक्तियों का दमन करने की कोशिश की जिन क्षेत्रीय शक्तियों से उन्हें चुनौती मिल रही थी। और एक स्थिति ऐसी आई कि दक्षिण भारत में साहू जी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई और साहू जी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए दक्षिण में तो कोई शक्ति नहीं थी, यानी नहीं रह गई। यहाँ तक कि आप देख सकते कि फर्रुखसियर के समय साहू जी की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि हुसैन अली यानी सैयद बंधुओं को इन मराठों से फर्रुखसियर को गद्दी से उतारने के लिए सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि सैयद बंधु इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर फर्रुखसियर को सत्ता से उतारना है और अगर यहाँ पे सैयद बंधुओं को अगर किंग मेकर बनना है तो मराठा शक्ति के अलावा उसे और कोई शक्ति नहीं दिखाई दे रही थी जो इस सत्ता को परिवर्तन कर सके। इसीलिए यह वही समय है, बालाजी विश्वनाथ का ही समय है, जब हुसैन अली जो है यानी सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दो भाई थे जो बराहे के सैयद थे और ये सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे और हिंदुस्तानी दल के अमीरात दल के नेता थे। इन्होंने 1719 में साहू जी के साथ एक संधि की। साहू जी के साथ इन्होंने जो संधि की है उस संधि में क्या क्या प्रावधान थे, ये संधि इसलिए की गई थी क्योंकि फर्रुखसियर को गद्दी पे बिठाने का श्रेय जो है ना इन सैयद बंधुओं को जाता है। लेकिन जब फर्रुखसियर ने अन्य तुर्की अमीरों यानी ईरानी दल के नेताओं के साथ मिलकर या ईरानी दल के तुर्कियों के साथ मिलकर जब सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया तो उन्हें लगने लगा था कि फर्रुखसियर जो है उन्हें मौत के घाट उतरवा देगा। ऐसी स्थिति में वो फर्रुखसियर को ही गद्दी से उतारना चाहते थे और इसके लिए मराठों का सहयोग लेना चाहते थे। इसलिए हुसैन अली जो है 1719 में साहू जी के पास गया और उसने साहू जी से सहायता मांगी दिल्ली की सत्ता परिवर्तन के लिए। यहाँ पर जो है ना जो साहू जी यानी जो मराठा और सैयद बंधुओं के बीच जो संधि हुई, इस संधि में जो मुग़लों ने यानी कि सैयद बंधुओं ने मुग़लों की ओर से साहू जी को स्वराज दे दिया कि स्वराज पे आपका पूरा अधिकार रहेगा। स्वराज से मतलब है जिस क्षेत्र पर छत्रपति शिवाजी का सीधा वर्चस्व कायम था, सीधा प्रशासन लागू होता था, उसे उन्होंने स्वराज कहा था। तो साहू जी को स्वराज का क्षेत्र देना स्वीकार किया गया। खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद का क्षेत्र जो अब तक साहू जी के समय में जो बालाजी विश्वनाथ के द्वारा जीता जा चुका था, ये क्षेत्र भी साहू जी को दे दिया गया। इसके अलावा भी 6 मुग़ल सूबे का मतलब होता है जिले, 6 मुग़ल सूबे मराठों को प्रदान किए गए मुग़लों के द्वारा कि आप इनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर सकते हो। लेकिन उसमें ये शर्त रखी गई कि इनमें चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का जो काम करेगी वो मुग़ल सत्ता करेगी और वसूल करके ये मुग़ल सत्ता आपको देगी। मतलब आपको डायरेक्ट वसूल नहीं करना है बल्कि मुग़ल सत्ता वसूल करके जो है ना आपको देगी चौथ और सरदेशमुखी इन 6 सूबों का। तो ये भी आपको साहू जी को फ़ायदा हुआ। इसके साथ दक्षिण में साहू जी को
जो है ना वो शांति व्यवस्था कायम करना है, यानी शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। साहू जी को 10,000 का मनसबदार बनाया गया, यानी केंद्रीय सत्ता में साहू जी को जोड़ लिया गया, उन्हें 10,000 के मनसब का पद प्रदान किया गया। और ये जो क्षेत्र दिए थे, और इतना क्षेत्र उन्होंने साहू जी को देना स्वीकार किया था, इसके बदले में साहू जी को 10 लाख रुपया वार्षिक कर मुगलों के केंद्रीय खजाने में जमा कराना पड़ेगा। एक तरह से मराठों को इस संधि में बहुत फायदा हुआ था। देखो 10 लाख रुपया वार्षिक कर के बदले मराठों को एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया था। बस इनको करना क्या था, इनको करना था कि 15,000 सैनिक, 15,000 मराठा सैनिक यानी घुड़सवार दिल्ली के लिए भेजना था सत्ता परिवर्तन के लिए। तो इस संधि पर जो है ना ये आपका जो है एक तरह से स्टैंप लगना था। अब जो भी मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा फर्रुखसियर के बाद, वो इस पे स्टैंप कर देगा और इस संधि को पक्का कर देगा। तो ये सैयद बंधुओं के साथ मराठों का एक समझौता हुआ था। और यहाँ पर जो है ना एक शर्त और रखी थी, एक लाभ और दिया गया था मराठों को कि जितने भी साहू जी के रिश्तेदार, उनकी माता और अन्य रिश्तेदार बंदी हैं, इसके बाद सभी रिश्तेदारों को कैद से छोड़ दिया जाएगा। रिचर्ड टेम्पल जो ब्रिटिश विद्वान था, उस रिचर्ड टेम्पल ने मराठों की इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। अर्थात तो उसने कहा है कि मराठों को बहुत पर्याप्त यानी अधिकार मिल गए थे इस संधि के तहत। यहाँ पर जो है ना बालाजी विश्वनाथ ने एक तरह से बहुत शक्ति संपन्न बनाया था, मराठों का पुनर्गठन किया था और बहुत शक्तिशाली राज्य बनाया था। यानी शिवाजी की तरह तो नहीं बना पाए, लेकिन हाँ फिर भी जो एक तरह से अचानक मराठों की शक्ति क्षीण होती जा रही थी, उसमें काफ़ी कुछ जो है ना बालाजी विश्वनाथ ने शक्ति को जोड़ दिया था। यहाँ पर ये जो 15,000 सेना दिल्ली जाती है, दिल्ली में जो है ना लाल किले पर आक्रमण करती है और इसके बाद जो है ना फर्रुखसियर को गद्दी से उतार के मार दिया जाता है। और यहाँ पर जो है ना जो रफ़ी-उद-दौला है, रफ़ी-उद-दौला नाम के एक मुग़ल राजकुमार को जो है ना बादशाह बना दिया जाता है। रफ़ी-उद-दौला इसमें स्टैंप कर देता, कहीं कहीं पर रफ़ी-उद-दरजात का भी नाम मिलता है कि रफ़ी-उद-दरजात को गद्दी पर बिठाया गया था और उसने ऐसे स्टैंप को किया था। एक्चुअली में ये रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और इसके बाद एक और जो है ना बादशाह, मुगल बादशाह का नाम आता है। ये 3 लोग लगातार बैठे थे। इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, अब इसमें कहना मुश्किल है कि कौन सा पहले आया था। तो आमतौर पे ये माना जाता है कि रफ़ी-उद-दौला गद्दी पर बैठा था। 3 महीने का, 3 महीना 13 दिन, 3 महीने 11 दिन इनका इस टाइप का कार्यकाल रहा है। इसके बाद इन लोगों की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर जो है ना लगातार 4 मुगल बादशाह दिए थे इन सैयद बंधुओं ने, इसलिए इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है इतिहास में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मराठा शक्ति एक तरह से फिर से पुनर्गठित हो गई थी, और ये पुनर्गठित करने का जो श्रेय वास्तविक रूप से दिया जाता है, ये श्रेय जो है ना बालाजी विश्वनाथ को जाता है। और बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है ना ये 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो उनका पुत्र बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठा, जिसने 1720 से 40 तक जो है ना पेशवाई की, यानी 1720 से 40 तक बाजीराव पेशवा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ से 4 कदम आगे निकला। ये और शक्तिशाली और ज़्यादा डिप्लोमेट व्यक्ति था। इसने मराठों का जो डंका या मराठों का ध्वज बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला दिया था। ये ऐसा व्यक्ति था जो मराठों में एक जुनून भर देता था, मराठों में क्रांति भर देता था। इसने एक बार जो है ना अपना एक बहुत ही एक उन्माद वाला एक स्पीच दिया था और उसने कहा था कि इस सड़े गले वृक्ष के तने पर अगर हम चोट करेंगे तो मराठा झंडा कटक से अटक तक लहराएगा। हालांकि बाजीराव प्रथम के समय कटक से अटक तक तो मराठा झंडा नहीं लहरा पाया, लेकिन ये बात बिल्कुल वास्तविक रूप से सही थी कि आगे चल के जो बाजीराव प्रथम का पुत्र था वो बालाजी बाजीराव के समय जो है ना मराठों के घोड़ों ने जो है ना सिंध नदी में पानी पिया था। यानी बाजीराव की प्रथम की बात जो है ना वहाँ पे सत्य हो गई थी। बाजीराव प्रथम बहुत ही दिलेर व्यक्ति था।
बाजीराव प्रथम के बारे में, मस्तानी भाई बाजीराव मस्तानी इसी से जुड़ा हुआ है, जो मैं अगले चरण में आपको बताऊंगा इसकी पूरी कहानी कि बाजीराव और मस्तानी का क्या था संबंध और किस प्रकार से जो है ना एक शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता को शराब और शराब में डुबो दिया गया मस्तानी भाई के द्वारा, वो अगले चरण में आपको बताऊंगा। मैं तो अभी ये बताना चाहता हूँ कि इतना दिलेर व्यक्ति था कि 13 सैनिकों की 13 घुड़सवार लेके दिल्ली के लाल किले के नीचे पहुंच गया और वहां पे अपने झंडे गाड़ दिए और 1 हफ्ते तक लाल वहां मैदान में पड़ा रहा। और जब देखा मुगल बादशाह ने कि मराठा आ गए तो वो दिल्ली का किला छोड़ के भाग गया। मुगल बादशाह उसकी सेना दिल्ली का किला खाली करके चली गई, यानी बाजीराव का इतना भय हो गया था। और जबकि वास्तव में ये 13 घुड़सवार लेके गया था और इसे 1 हफ्ते बाद जो है ना अपने घुड़सवार लेके वापस आ गया, जिससे जो है ना उसे एक अनुमान हो गया कि मुगलों में अब कितनी शक्ति रह गई है, यानी मुगलों की शक्ति की छीणता जो है ना 13 सैनिक लेके जो है ना चला गया। खुदा न खास्ता एक कल्पना करो कितनी बड़ी रिस्क थी, अगर मुगलों को पता लग जाता कि इसके 13 सैनिक आए तो क्या बाजीराव प्रथम बच पाता। लेकिन बहुत दिलेर आदमी था। इसके बारे में मैं चर्चा आपसे जो है ना आगे करूंगा अगले चरण में।